Welcome to Saraswati IAS. I hope you are doing fine. So let's start our quiz. Our first question is from Indian Express newspaper, and the question is: Consider the following statement with reference to उड़ान स्कीम। हमें उड़ान स्कीम के क्वेश्चन है। ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पे एक्सप्लेन सेक्शन पे आप देखेंगे, बिजनेस लाइन पे थी ये क्वेश्चन का। ये कथा जो आर्टिकल्स का था हेडलाइंस, जो 47% अभी जो टोटल रूट्स हैं उसमें से केवल 47% जो उड़ान स्कीम्स में जो रूट थे वही बस ऑपरेशनल है। अभी सारे रूट्स क्या हैं, बंद है। तो हमें उड़ान स्कीम पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है, इट डेवलप द रीजनल एज वेल एज नेबरिंग कंट्री एयरपोर्ट एंड कनेक्टिविटी स्कीम। ये पहली स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो उड़ान स्कीम है ये 2017 में इसे लॉन्च किया गया था और ये केवल इंडिया के लिए है। ये केवल रीजनल इंडिया के लिए है, किसी भी नेबरिंग कंट्री के लिए नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा, ये इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन सी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उड़ान स्कीम को क्या कर रही है, इंप्लीमेंट करा रही है पूरे पैन इंडिया लेवल पे, वही इसे इंप्लीमेंट करा रही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, आपका केवल बी ऑप्शन सही रहेगा। सेकंड ओनली स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छोटा सा ये देख ले, जो फिगर में है इसका मोटो है उड़े देश का आम नागरिक। ये उड़ान का फुल फॉर्म भी यही है, उड़े देश का आम नागरिक। ये इसका मोटो है और ये फुल फॉर्म भी है। आप ये देख सकते हैं, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे इंप्लीमेंट कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना सेकंड क्वेश्चन पीआईबी से है। पीआईबी पे एक आर्टिकल था स्टैंड अप इंडिया स्कीम के नाम से। आर्टिकल्स पे हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर्स, पीएम प्राइम मिनिस्टर्स ऑन 5 अप्रैल 2016। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दिस स्कीम फैसिलिटेट लोन्स टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन वारोवर्स। देखिए, ये जो आर्टिकल्स था ये इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये जब 2017 में इसे लॉन्च की थी तो इसका 2021 तक केवल 5 साल के लिए था। लेकिन अब इसे क्या कर दिया है, ये इसे फिर से 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। मतलब कि अब ये 2025 में जाके इसकी ड्यूरेशन क्या है, खत्म हो गई। मतलब ये 5 साल के लिए फिर से एक्सटेंड हो चुका है, इसलिए ये आर्टिकल्स आया हुआ था। और जो पहली स्टेटमेंट है वो भी सही है, क्योंकि 2016 में ही इसे लॉन्च किया गया था और प्राइम मिनिस्टर ने ही इसे लॉन्च किया था। जो दूसरी स्टेटमेंट है वो भी सही है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल ट्राइब और जो वुमेन है, वो जो इतने इंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको क्या एक लोन देके और इनका स्टेटमेंट क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इनको करा के, और कोई भी इंटरप्रेन्योर्स अगर अच्छे हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं या फिर कोई वुमेन्स हैं, उन्हें पैसा देके, उन्हें लोन्स देके और उनका कोई बिजनेस है तो उसे स्टार्ट कराने के लिए, इसलिए ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो जो अपना बोथ ऑप्शन है, बोथ 1 और 2, ये क्या है, करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पीआईबी से मैंने लिया हुआ है और इस क्वेश्चन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे, मतलब कि अस्थाई कृषि। जो अस्थाई कृषि पे एक आर्टिकल्स था पीआईबी पे, मैंने उससे ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो हम जान लेते हैं, देखते हैं कि अस्थाई कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में क्या क्या सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, इंक्रीज प्रॉफिटेबल फार्म इनकम, मतलब कि किसान की जो इनकम है उसे क्या करेगा, फार्म इनकम को क्या करेगा, बढ़ाएगा, प्रॉफिट में लाएगा। इनहेंस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर फार्म फैमिलीज एंड कम्युनिटी, जो फार्म फैमिली है, जितने भी किसान वाली फैमिली है और जो उसकी कम्युनिटी है, उसे क्या करेगा, बढ़ाएगा, इनहेंस करेगा, अच्छा करेगा, उनकी क्वालिटी को क्या करेगा, अच्छा करेगा, डे बाय डे क्या करेगा, अच्छा कराएगा, बढ़िया करेगा। फिर तीसरा स्टेटमेंट है, इंक्रीज प्रोडक्शन फॉर ह्यूमन फूड एंड फाइबर नीड्स, मतलब कि जो ह्यूमन प्रोडक्शन को, जो फाइबर नीड्स हैं, जो ह्यूमन बॉडी में जो भी नीड्स चाहिए फाइबर के लिए, उसे क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, इनकी प्रोडक्शन को और ज्यादा करेगा। जो तीनों स्टेटमेंट है ये सही है। सस्टेनेबल अस्थाई कृषि पे ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। आपका इसका आंसर रहेगा सी। तो आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में ये 3 पॉइंट्स आप प्री के फैक्ट के लिए आप इसे याद रखिएगा। प्री में कभी भी ये फैक्ट आपको दे देगा, ऐसे क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं, हमेशा आते रहेंगे, तो आपको ये अस्थाई कृषि के बारे में इतना जानकारी रखना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने द हिंदू से लिया है और ये क्वेश्चन था प्रिविलेज पे ऊपर था। प्रिविलेज इसलिए आया था, प्रिविलेज मतलब कि विशेषाधिकार प्रस्ताव, मतलब कि प्रिविलेज मोशन क्या किया है, राहुल गांधी ने कहा है कि हम पार्लियामेंट में प्रिविलेज मोशन को लाएंगे, विशेषाधिकार प्रस्ताव को
हम लोग पारित कराएंगे। अब हम समझते हैं कि पहले ये राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि हम ये इसको लाने की क्या जरूरत पड़ेगी उन्हें। तो अभी आप कल ही का एक न्यूज है, जो अपने हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो सेकेंड वेव कोविड का आया था, जो पेंडेमिक का जो सेकेंड वेव था, उसमें ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई है। मतलब कि जितने भी डेथ हुए हैं वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुए हैं। ऑक्सीजन की कमी हर समय पे, मतलब कि एक्सप्रेस क्या कहते हैं, रेलवे के द्वारा और जितने भी एक्सप्रेस चलाए गए थे, उन सब से क्या हुआ, उसकी भरपाई हो गया और ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी ने कहा है नहीं, ये तो प्रिविलेज मोशन हमें पास कराना है, क्योंकि ये गलत बात है। क्योंकि आप खुद ही एक बार सोचिएगा और कमेंट करिएगा कि ऐसा कहना सही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी डेथ नहीं हुआ है सेकेंड वेव में। क्योंकि हमने हर जगह देखा था कि ऑक्सीजन की ही कमी हर जगह न्यूज में आ रही थी कि ऑक्सीजन की यहाँ कमी हो गई, ऑक्सीजन की वहां कमी हो गई। तो ये देखने को मिले थे। इसी के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द, उसी के ऊपर हमें कंसीडर करना है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, इट इज स्टैंडिंग प्रिविलेज, वो प्रिविलेज मोशन है और उसी की एक कमेटी होती है प्रिविलेज कमेटी। मैंने प्रिविलेज कमेटी के ऊपर क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो प्रिविलेज कमेटी क्या कहती है, उसके दो स्टेटमेंट मैंने दिए हुए हैं। ये क्या है, एक स्टैंडिंग कमेटी है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ स्टैंडिंग कमेटी क्या है। और उसके क्या आगे क्या दिया है, इट एग्जामिन द केस ऑफ ब्रीच, ब्रीच मतलब कि भंग, ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस एंड इट्स मेंबर एंड रेकमेंड्स एप्रोप्रिएट एक्शंस। मतलब कि ये क्या करता है, एग्जामिन करता है कि हाउस में कोई भी जो प्रिविलेज है मेंबर्स का और उस हाउस का, वो कोई भी ब्रीच ना करे, भंग ना करे, एक डेकोरम बना रहे, उस हिसाब से चले। और स्टैंडिंग कमेटी मतलब कि एक रेगुलर रेगुलर कमेटी है। ये अस्थाई कॉन्टिन्यूअस हमेशा रहेगी। टाइम टू टाइम इसे क्या किया जाएगा, हम लोग इसे गठन करके और इसे ला सकते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी हम इसे एक बार यूज में ला सकते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट है द लोकसभा कमेटी है 10 मेंबर्स। मतलब जो प्रिविलेज कमेटी बनेगी उसमें जो मेंबर रहेंगे वो लोकसभा से 10 मेंबर लिए जाएंगे और राज्यसभा से 15 मेंबर लिए जाएंगे। देखिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। गलत इसलिए है कि राज्यसभा के कितने रहेंगे, 10 मेंबर रहेंगे, और जो लोकसभा के रहेंगे वो कितने रहेंगे, 15 मेंबर रहेंगे। मतलब कि लोकसभा से आपके 15 रहेंगे और राज्यसभा से आपके कितने रहेंगे, 10 रहेंगे। टोटल आपके 25 मेंबर प्रिविलेज कमेटी में रहते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रिविलेज कमेटी आप समझ जाएंगे ये आर्टिकल्स क्यों आया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने पीआईबी से ही लिया हुआ है और ये था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ऊपर था। उन्होंने एक आर्टिकल्स आया था पीआईबी में, प्रेस इन्फॉर्मेशन में। तो मैंने उसको क्वेश्चन को बना लिया। क्वेश्चन का स्टेटमेंट दोनों देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये पहली बार लॉन्च किया गया था 2000 में, वाजपेयी गवर्नमेंट जी, अटल बिहारी की वाजपेयी की जब गवर्नमेंट थी उस समय इसको लॉन्च किया गया था। और जब इसकी फेज 3 जब लॉन्च की गई थी तो फेज 1 था, उसके बाद फेज 2 भी आया, उसके बाद फेज 3 भी आया। तो फेज 3 में क्या किया गया, जो कॉस्ट शेयरिंग थी इसकी, अभी मैं आपको समझाता हूँ कब कब फेज आए थे। जो फेज 3 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो कॉस्ट शेयरिंग था वो 75/25 है। मतलब कि 75/75 सेंटर को देने हैं और 25 आपको स्टेट को देने हैं। और ये किसके लिए, प्लेन इलाके के लिए, मतलब जो नॉर्मल है इधर प्लेन वाले, उनके लिए ये कॉस्ट शेयरिंग है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। फेज 1 में जब आया था इसकी लॉन्च अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में ही हुई थी, ये स्टेटमेंट आपका सही है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये आपका जो कॉस्ट शेयरिंग मेथड है, ये आपका फेज 2 का है, 75/25 वाला। लेकिन जब आप फेज 3 में आएंगे तो आपका ये 60/40 का रेशियो हो जाता है। कितना, 60/40 का। और फेज 1 में अगर आप देख लेंगे एक बार, अगर आपसे कहीं फेज 1 का भी क्वेश्चन पूछ गए तो फेज 1 में आपका ये 100% क्या रहता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट ही 100% उसका पैसा क्या रहती है, पेमेंट करती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये ऑप्शन आपका सही है। ये भी पीआईबी का ही न्यूज था। तो ये क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए हमने जो मॉक के क्वेश्चन हम लिए थे, मॉक टेस्ट हमने लिया हुआ था। आप एक बार जब भी क्वेश्चन किया करिए तो एक बार वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके फिर से आप एक बार कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर जरूर नोट डाउन किया करिए। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं। हम ये देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन भी मॉडल होते हैं, डिजाइन कैसे करती है यूपीएससी को, आपको हमने कल भी समझाया हुआ था। और आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 मैंने लिया हुआ।
अब मॉक के क्वेश्चन हो गए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर देखते हैं। तो ये हड़प्पन साइट के ऊपर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो हड़प्पन साइट नहीं है। तो पहला है चैन हुदारो, और दूसरा है कोट डीजी, तीसरा है सोहगौरा, और फोर्थ ऑप्शन है डिसालपुरा। देखिए ये भी आपका, अगर आप मैप में देखेंगे, एक बार कभी भी आप गूगल करिएगा तो मैप में आप देखेंगे या फिर किसी भी मैप में, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है, ये हड़प्पन साइट का है। कोट डीजी भी आपका सही है, लेकिन सोहगौरा आपका ये कॉपर एक प्लेट है, सबसे पुराना, सबसे ओल्ड कॉपर प्लेट, सबसे प्रथम आप कह सकते हैं यही है कॉपर प्लेट। मौर्यन एम्पायर में इसे, आई थिंक मौर्यन एम्पायर में इसे हम लोग देखे थे, मौर्यन एम्पायर में ये आया था। तो सोहगौरा आपका हड़प्पन साइट नहीं है, ये कॉपर प्लेट है। और चौथा आपका दिसालपुरा क्या है, आपका सही है, ये भी हड़प्पन साइट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सोहगौरा आपका हड़प्पन साइट नहीं है, वो कॉपर प्लेट है, मौर्यन एम्पायर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पीआईक्यू का ही है, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग डिफिकेशंस ऑफ बुद्धा, ये पहला स्टेटमेंट है। तीसरा है ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, मतलब कि मूर्ति पूजन, क्या फोटो का मूर्ति पूजन और धार्मिक विश्वासों पे रखना, और जो बोधिसत्वा थे उन्हें पाथ, मतलब उन्हें फैलाना, ट्रेड करना, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ द बोधिसत्वा, सेकंड स्टेटमेंट। तो ऐसे ही 3 स्टेटमेंट हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द एबव इज आर द फीचर्स ऑफ द महायाना बुद्धिज्म। देखिए बुद्धिज्म जो है वो 2 सेक्ट में बटा हुआ था, एक तो आपका महायाना है और दूसरा आपका हीनयाना है। तो ये पूछा है कि इसमें से कौन सा, इसमें से जो 3 स्टेटमेंट हैं, इन तीनों स्टेटमेंट से कौन सा महायाना के बिलोंग करता है। तो जो आपका सी ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट है। ये तीनों आपके महायाना बुद्धिज्म से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, तीनों उसी के फीचर्स हैं महायाना के, हीनयाना के नहीं है। तो ये आपका ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, और मैंने ये ज्योग्राफी से लिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन का देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या करता है, वेस्टर्लीज इन साउथर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन इन नॉर्थर्न। जो वेस्टर्लीज है वो साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि अगर आप ग्लोब पे लेते हैं तो मतलब इस वाले आप एरिया में आएंगे, तो जो वेस्टर्ली का जो बहुत स्ट्रांग रहती है, जो वेस्टर्ली रहती है इधर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है, लेकिन जब आप इस तरफ जाएंगे, ये नॉर्थर्न के जब इलाके में जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करता है, एक वीक हो जाता है, इसका पोर्शन थोड़ा सा वीक हो जाता है। अब ये पूछा है क्यों ऐसा, क्या क्या कारण है कि ये जो वेस्टर्ली है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे वीक पड़ जाती है और साउथर्न हेमिस्फीयर पे क्या पड़ता है, इसका स्ट्रांग पोर्शन पड़ जाता है। तो साउथर्न हेमिस्फीयर हैज लैंडलेस मास, पहला स्टेटमेंट है, एज कंपेयर टू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। देखिए आप जब भी देखेंगे मैप में, आप जब भी मैप का भी क्वेश्चन, आप एक एक क्वेश्चन आप डेली किया करिए, मैप से आपसे क्लियर रहे। आप जब भी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे देखेंगे तो आपको ज्यादा लैंड मास मिलेंगे, जो भी यूरोप है, यूरोप आप देखेंगे, इधर आप एशिया देखेंगे, और फिर से आप जो इधर नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, तो ये सब देखेंगे, नॉर्थ में आपके ज्यादा वो क्या कहते हैं लैंड मास वाले इलाके हैं। लेकिन आप साउथर्न में आएंगे तो आपको केवल जलीय भाग मिलेंगे, जल क्षेत्र ही मिलेंगे, ओशन वगैरह यही सब मिलेंगे, तो इधर लैंडमास नहीं है। तो इसलिए इधर वेस्टर्ली क्या करती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग पे रहती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। लेकिन अगर सेकंड स्टेटमेंट की तरह चले, कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन साउथर्न हेमिस्फीयर एज कंपेयर टू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये गलत है। कोरियोलिस फोर्स देखिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे क्या रहती है, स्ट्रांग रहती है, साउथर्न हेमिस्फीयर पे क्या रहती है, इसका वीक पोर्शन रहता है साउथर्न हेमिस्फीयर पे, जस्ट अपोजिट रहता है वेस्टर्नलीज का। तो ये 2 स्टेटमेंट में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आपका इसका आंसर केवल ए है और वन ओनली आपका इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आपके आज के मॉक टेस्ट के यूज में आप ले लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं इसलिए देता हूं कि आपको एक आपको आइडिया रहे कि यूपीएससी कैसे डिजाइन करती है पेपर, और जो मैं मॉक देता हूं आप उसे एक बार मॉक टेस्ट के जैसे बार बार उसे यूज किया करिए। सो धन्यवाद आपको, stay tuned with us. Thanks.